Saad made a spinner with 4 equal sections colored red, green, blue and yellow. He spins 20 times and get the following results. Color red, green, blue, yellow. Frequency red 3, green 8, blue 5, yellow 4. Find experimental probability for each color after 20 throws. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि साद ने एक स्पिनर बनाया है 4 इक्वल सेक्शंस की मदद से और उन सेक्शंस पे मुख्तलिफ कलर किए हैं उसने, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। उसके बाद उसने इस स्पिनर को 20 दफा स्पिन किया और स्पिन करने के बाद उसने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई इन चारों कलर्स की कि जब 20 दफा उसने स्पिन किया स्पिनर को तो रेड सेक्शन 3 दफा सामने आया, ग्रीन सेक्शन 8 दफा सामने आया, ब्लू सेक्शन 5 दफा सामने आया और येलो सेक्शन 4 दफा सामने आया। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए इन सेक्शंस की एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो टोटल स्पिन्स हैं अगर इन सारों को हम ऐड करें तो वो बनती हैं 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर हम कैलकुलेट करते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, अब देखिए रेड सेक्शन 3 दफा आया है तो ये हो जाएगा 3 इज डिवाइडेड बाय 20। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ये हमें हासिल होगा, ग्रीन कलर 8 दफा आया सामने तो 8 इज डिवाइडेड बाय 20। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, अब ब्लू कलर 5 दफा सामने आया तो 5 इज डिवाइडेड बाय 20। और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो 4 इज डिवाइडेड बाय 20। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे कि मैंने अपनी इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में, इसी तरह थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो ये हमें बताता है कि इवेंट ए जो है इसके हैपन होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, या फिर फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। जैसे कि अगर आप एक कॉइन को टॉस करें तो टॉस करने से पहले हमें पता होगा कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उस सूरत में हमें मालूम है कि 50% चांस हैं हेड के और 50% चांसेस ही टेल के आने के भी हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बेस कर रही होती है उस एक्सपेरिमेंट पे कि हमने एक्सपेरिमेंट को कितनी दफा रिपीट किया है। जितनी दफा रिपीट होता है हम उस हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी स्पिनर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी कि साद ने एक स्पिनर बनाया, उस स्पिनर में 4 सेक्शन बनाए कलर के और फिर 20 दफा स्पिन किया तो उसने जो जो सेक्शन उसके सामने आता गया वो लिखता गया। तो इस तरह उसने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि फर्ज करें साद ने 10 दफा कॉइन टॉस किया। अब ये कॉइन का 10 दफा टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब 10 दफा कॉइन टॉस किया तो 10 दफा में हेड जो है वो 6 दफा आया और जो टेल था ये 4 दफा आया। अब इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अगर वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहे तो हेड की प्रोबेबिलिटी होगी कि एक्सपेरिमेंट में हेड कितनी दफा आया, 6 इज डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेरिमेंट रिपीट कितनी दफा किया गया, 10। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 6/10 और टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो बनेगी 4 इज डिवाइडेड बाय 10। A die is rolled. If outcome is an even number, what is probability that it's a composite number? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक डाई को रोल किया गया है। अगर आउटकम्स इवन नंबर हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा है कि बताइए वो कंपोजिट नंबर भी हो। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम 2 अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं।
पहली अप्रोच ये है कि डाई जो है वो नॉर्मल डाई है जिसपे 1 से लेके 6 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने इस डाई को रोल किया है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा है कि बताइए वो नंबर कंपोजिट भी हो और इवन नंबर भी हो। या फिर दूसरी अप्रोच ये है कि वो जो डाई है उसके ऊपर सिर्फ इवन नंबर्स लिखे हैं, अगर हम इस स्टेटमेंट पे गौर करें, इफ आउटकम इज एन इवन नंबर। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा है कि बताइए वो नंबर कंपोजिट नंबर भी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम दोनों अप्रोचेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम अप्रोच 1 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डाई एक नॉर्मल डाई है तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा 1 2 3 4 5 और 6। और आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इवेंट सपोज करते हैं कि ए एक इवेंट है कि नंबर appears on die is even and composite। अब डियर स्टूडेंट, डाई के ऊपर जो इवन नंबर है वो तो हमें पता है, वो है 2 4 एंड 6। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है कि डाई के ऊपर जो नंबर है वो इवन भी हो और कंपोजिट भी हो। अब डियर स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स तो हमें मालूम है, वो है 2 4 एंड 6। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते। तो यहां पे 2 प्राइम है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ दो नंबर ही इवन और कंपोजिट दोनों की कंडीशन पे पूरे उतर रहे हैं। तो इवेंट ए में दो आउटकम्स होंगी 4 एंड 6, और आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगी 2। और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेंगे 2 इज डिवाइडेड बाय 6। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1 इज डिवाइडेड बाय 3। अब डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच 2 की बात करते हैं। अब अप्रोच 2 जो है उसके मुताबिक उसने कहा है कि डाई को रोल किया है तो आउटकम सिर्फ इवन नंबर्स की आ रही हैं। तो उस सूरत में जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 2 4 एंड 6, और टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे 3। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयर्स ऑन डाई इज कंपोजिट नंबर। तो हम यहां पे इवेंट ए सपोज करते हैं और लिखते हैं कि नंबर appears on die is composite number। अब डियर स्टूडेंट, सैंपल स्पेस देखिए, सैंपल स्पेस में 2 4 एंड 6 हैं, और इन तीनों में से कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते। तो 2 यहां प्राइम है, तो 2 के अलावा यहां पे 4 एंड 6 नंबर हैं। तो इवेंट ए में जो नंबर आएंगे वो होंगे 4 एंड 6, और आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी आउटकम्स ऑफ इवेंट ए is divided by total outcomes of sample space। तो ये हो जाएगा 2 is divided by 3। 3 letters P, A, K are placed randomly in a row। Find sample space of possible outcomes। Find probability of part A spelling P, A, K, part B K appearing first, part C A not appearing first, part D spelling P, A, K और K, A, P। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 लेटर्स पी ए के को रैंडमली एक रो में प्लेस किया गया है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है कि सैंपल स्पेस बनाइए पॉसिबल आउटकम्स के, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है पार्ट ए में कि स्पेलिंग बने पी ए के, पार्ट बी में कि के सबसे पहले आए लेटर जो भी स्पेलिंग बने, पार्ट सी में कि जो भी स्पेलिंग बने पहला लेटर ए ना हो, और पार्ट डी में स्पेलिंग पी ए के बने या के ए पी बने। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो लेटर्स बताए गए हैं वो हैं पी, ए और के। उन्होंने कहा है कि हमने पी, ए और के इन तीनों लेटर्स की मदद से रैंडमली
इकट्ठा एक वर्ड लिख दिया है। अब हमें नहीं मालूम कि वो वर्ड किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है या वो वर्ड है क्या। तो पहले तो हम ये देखेंगे ना कि टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हैं या कितने वर्ड्स हैं जो इन 3 लेटर्स की मदद से बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि जो वर्ड हो उसका पहला लफ्ज पी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो वर्ड हो उसका पहला लेटर ए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो भी वर्ड बना हो उसका पहला लेटर हो के। अब अगर तो जो वर्ड बना है उसका पहला लेटर है पी, तो दूसरा लेटर या तो ए हो सकता है या फिर के हो सकता है। इसी तरह अगर पहला लेटर पी है, दूसरा ए है, तो टेक्निकली तीसरा होना चाहिए के। इसी तरह अगर पहला लेटर पी है, दूसरा के है, तो तीसरा जो लेटर है वो होना चाहिए ए। तो इस सूरत में हमें जो 2 लेटर्स हासिल होंगे वो होंगे, 2 वर्ड्स हासिल होंगे वो होंगे पी ए के और पी के ए। अब देखिए, अगर पहला लेटर ए है तो दूसरा होना चाहिए पी या फिर के। अगर पहला लेटर ए है, दूसरा पी है, तो तीसरा होगा के। अगर पहला लेटर ए है, दूसरा के है, तो तीसरा होना चाहिए पी। तो उस सूरत में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, ए पी के और ए के और पी। अगर तो पहला लेटर के था तो दूसरा होगा पी या फिर ए। अगर पहला के था, दूसरा पी था, तो तीसरा होना चाहिए ए। अगर पहला के था, दूसरा ए था, तो तीसरा होना चाहिए पी। तो उस सूरत में हमें जो लेटर्स हासिल होंगे, जो वर्ड्स हासिल होंगे, वो होंगे के पी ए और के ए और पी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया है। हम सैंपल स्पेस को अब तरतीब से लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू पी ए के पी के ए पी के ए के पी। इसी तरह के पी ए और के ए पी। तो हमारे पास आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस होंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने का कहा है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पार्ट ए मैंने कहा था कि स्पेलिंग पाक बने, पी ए के बने। तो हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। हम इवेंट ए सपोज करते हैं कि जो स्पेलिंग हो वो हो पी ए के। अब सैंपल स्पेस में देखिए, पी ए के सिर्फ एक ही है, तो हम यहां पे लिखेंगे पी ए के। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए जो होंगे वो होंगे 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 6। अब पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में कहा गया है के अपीयरिंग फर्स्ट। तो हम इवेंट बी सपोज करते हैं, के अपीयरिंग फर्स्ट, के पहले आए। अब सैंपल स्पेस में देखिए कितने वर्ड्स हैं जिनमें पहले के आया था, तो वो 2 हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं, एक है के पी ए और दूसरा है के ए पी। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, यानी कि टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 इज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 3। पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में कहा गया है ए नॉट अपीयरिंग फर्स्ट। जो भी हमारे पास अल्फाबेट मिलके बनाएंगे वर्ड, वो ए से स्टार्ट ना हो। तो हम इवेंट सी सपोज करते हैं, ए नॉट अपीयरिंग फर्स्ट, ए नॉट अपीयरिंग फर्स्ट, ए ना आए पहले। तो सी के आउटकम हम बनाते हैं। सैंपल स्पेस में देखिए कितने हमारे पास अल्फाबेट्स ऐसे मिलके अल्फाज बनाए हैं अल्फाबेट्स ने कि जो ए से शुरू होते हैं, वो हैं 2, ए पी के और ए के पी। इन 2 के अलावा बाकी सारे जो हैं सैंपल स्पेस के वर्ड्स, वो इसमें एलिजिबल हैं इवेंट सी में आने के लिए। तो ये होगा पी ए के, पी के ए, के पी ए
और के ए पी। तो एन ऑफ सी हमारे पास होगा 4, 1 2 3 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा एन ऑफ सी इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी है 4 और एन ऑफ एस है 6, 4/6। सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं 2 इज डिवाइडेड बाय 3। अब पार्ट डी देखिए। अब पार्ट डी में कहा है कि स्पेलिंग या तो पाक हो या फिर के ए पी हो। हाँ जी, स्पेलिंग या तो पी ए के हो या फिर के ए पी हो। तो वो दो ही केस है हमारे पास, देखिए, पी ए के और के ए पी। तो इवेंट डी हम जो सपोज करेंगे, हम सपोज जिस तरह आपने देखे पार्ट ए बी सी में सपोज किया है, इसी तरह आप डी में भी सपोज करोगे। तो मैं यहाँ पे सपोज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसके आउटकम्स लिखूंगा, लेकिन आपने सपोज कर रहा है। तो डी हमारे पास बनेगा पी ए के और के ए पी, और आउटकम्स ऑफ इवेंट डी हैं हमारे पास। मादरत चाहता हूं, यहाँ पे स्मॉल लेटर से मैंने सपोज कर लिया। इवेंट कभी भी स्मॉल लेटर से सपोज नहीं होता। तो एन ऑफ डी होगा हमारे पास 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कैलकुलेट होगा, आउटकम्स ऑफ इवेंट डी इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 इज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड इस्लामाबाद, फाइंड फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। और उन्होंने कुछ प्रोबेबिलिटीज हमें दी हुई हैं, ए बी सी डी, और फिर शायद कुछ मिसिंग है क्योंकि जी और एच आ गया है। बहरहाल क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बताया है कि एक वर्ड है इस्लामाबाद, इसमें से एक लेटर चूज करना है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा है कि बताइए अगर वो लेटर ए हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर वो लेटर एस हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर वो लेटर वॉवल है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर वो लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट कैलकुलेट करने का कहा है, और इसके साथ ही एच ऑप्शन में कहा है कि अगर वो लेटर एल हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो होगा आई एस एल ए एम ए बी ए और डी। तो आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए उसने ऑप्शन ए में कहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि लेटर ए चूज हुआ है। तो हम इवेंट ए सपोज करते हैं कि जो लेटर रैंडमली चूज हुआ था वो ए था। अब देखिए ए इवेंट है, तो इसमें एक ही लेटर हमारे पास ए है, लेकिन वो रिपीट कितनी दफा हुआ है, 1 2 और 3 टाइम। तो ए और ए। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे हमारे पास 1 2 एंड 3। जब मैं आउटकम्स ऑफ इवेंट ए की बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि वो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा हमारे पास आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये होगा 3 इज डिवाइडेड बाय 9। तो इसे सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1 इज डिवाइडेड बाय 3। अब पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में भी आपने ऐसे ही सपोज करना है जैसे मैंने ए इवेंट सपोज किया था, लेकिन अभी मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, इसको मैं सपोज नहीं करूंगा। तो पार्ट बी में मैंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कैलकुलेट कीजिए। तो इवेंट बी है हमारे पास, देखिए हमारे पास जो सैंपल स्पेस था उसमें एस कितनी मरतबा आया है, सिर्फ एक मरतबा। तो एस एक ही आउटकम है। आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट बी जो कि है 1 इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस जो कि है 9। अब पार्ट सी में देखिए उन्होंने कहा है कि वॉवल हो। तो पार्ट सी में हम एक इवेंट सी सपोज करते हैं कि द लेटर इज वॉवल, द लेटर इज वॉवल। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट सी हम बनाएंगे। अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस था उसमें कितने वॉवल्स हैं, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि वॉवल्स होते कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि वॉवल्स हैं ए ई आई ओ और यू। अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो वॉवल्स हैं वो कितने हैं। तो इस्लामाबाद की स्पेलिंग में एक तो वॉवल है ए, तो ए 3 दफा आया हुआ है। ई स्पेलिंग में नहीं है, आई स्पेलिंग में है और वो एक ही टाइम आया है। और ना तो ई है
ना ओ है और ना यू है। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे हमारे पास 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हम कैलकुलेट करेंगे यहां से। Probability of C is equal to outcomes of event C is divided by outcomes of sample space is equal to 4 is divided by 9. A marker is selected randomly from a box containing 5 black, 4 blue and 3 red markers. Part A. Determine the probability that the marker is Part A black, Part B blue, Part C red, Part D not blue, Part E not red, Part F neither blue nor black, Part B which of the above इवेंट्स आर कंप्लीमेंट्री। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक मार्कर को रैंडमली एक बॉक्स से सिलेक्ट किया गया है। उस बॉक्स में 5 ब्लैक, 4 ब्लू और 3 रेड मार्कर्स पड़े हुए हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा है कि बताइए वो जो रैंडमली चूज किया गया था मार्कर, वो पार्ट ए ब्लैक हो, पार्ट बी ब्लू हो, पार्ट सी रेड हो, पार्ट डी नॉट ब्लू हो, पार्ट ई नॉट रेड हो, पार्ट एफ ना ब्लू हो ना ब्लैक हो। और क्वेश्चन के पार्ट बी में पूछा गया है कि बताइए ऊपर पूछे गए इवेंट्स ए से लेके एफ तक जो इवेंट हम उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं उनमें से कौन कौन से इवेंट्स कंप्लीमेंट्री हैं, यानी कि एक दूसरे का उल्ट है। डियर फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक बॉक्स के अंदर जो ब्लैक मार्कर्स हैं वो हैं 5 प्लस ब्लू मार्कर्स जो हैं वो हैं 4 प्लस रेड मार्कर्स जो हैं वो हैं 3। तो बैग के अंदर जो टोटल मार्कर्स हैं वो हैं 12। तो आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगे 12। अब उन्होंने कुछ प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने का कहा है। पार्ट ए के वो जो मार्कर रैंडमली चूज किया गया था वो ब्लैक हो, तो हम सपोज करेंगे कि लेट ए इज इवन दैट द सिलेक्टेड या चोजन मार्कर इज ब्लैक। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह इवेंट सपोज करने हैं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ए हमने इवेंट ये बनाया है कि वो जो मार्कर सेलेक्ट हुआ था वो ब्लैक हो। तो ब्लैक हमारे पास 5 हैं, तो एन ऑफ ए होगा हमारे पास 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा 5 इज डिवाइडेड बाय 12। अब पार्ट बी में भी आप इसी तरह सपोज करोगे जैसे मैंने किया था, लेकिन सोल्यूशन के टाइम मैं इसको सपोज नहीं कर रहा, पार्ट ए की तरफ से आप इसको सॉल्व करोगे। अब पार्ट बी में इसने हमें ब्लू कहा है, तो हम बी इवेंट सपोज कर देते हैं कि मार्कर ब्लू हो। तो ब्लू हैं कितने? 4 हैं। तो एन ऑफ बी होगा हमारे पास 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो होता है आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ब्लू मार्कर 4 हैं, तो ये हो जाएगा 4 इज डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में इसने कहा है रेड, तो हम इवेंट सी इसको सपोज करेंगे कि मार्कर रेड हो। आउटकम ऑफ इवेंट सी होंगे, रेड मार्कर हैं 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 12। पार्ट डी में इसने कहा है कि नॉट ब्लू, कि जो मार्कर चूज हुआ है वो ब्लू ना हो। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट कर चुके हैं। पार्ट बी में देखिए उसने कहा था ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। तो ये कैलकुलेट होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अब ये कैसे आया है, यहां पे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, ये होता है इक्वल 1। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होगा। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इधर ऐड हो रहा है तो क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इस फार्मूले के तहत कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय 12। तो दोनों साइडों पे एलसीएम लेंगे, सॉरी इसका, तो एलसीएम बनेगा इसका 12। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बाय 12। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 2s are 8 and 4 3s are 12, तो 2 by 3। अब पार्ट ई देखिए, नॉट रेड। तो पार्ट सी में हम रेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर चुके हैं।
तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट कैलकुलेट करना है, जो इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने कैलकुलेट की था 3/12, तो ये हो जाएगा 9/12। इसके ऊपर मजीद सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 3/4। अब पार्ट ई भी हो गया है। अब पार्ट एफ देखें, नाइदर ब्लू नॉर ब्लैक। अब ये कैसे सॉल्व होगा? हम सपोज कर देते हैं कि ये इवेंट एफ है, तो आउटकम्स ऑफ एफ क्या होंगे? वो कह रहा है ना ही ब्लू हो ना ही ब्लैक हो। आप सैंपल स्पेस पे आइए, वो कह रहा है ना ही ब्लू है ना ही ब्लैक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो रेड है। तो रेड हमारे पास कितने हैं? 3। तो एन एफ एफ इज इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ 3 इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 12। तो इसको सॉल्व फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1/4। अब पार्ट बी में इसने कहा था कि कौन कौन से इवेंट आपस में कंप्लीमेंट्री हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी में इवेंट बी और डी, बी एंड डी ये कंप्लीमेंट्री हैं, और इसके अलावा सी और ई ये कंप्लीमेंट्री हैं, यानी कि एक दूसरे के उलट हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन सर्वेड 120 एम्प्लॉइज टू डिस्कवर व्हाट काइंड ऑफ कन्वेंस दे यूज्ड फॉर ऑफिस। द रिजल्ट्स आर शोन इन फॉलोइंग टेबल। एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटीज दैट पार्ट ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्ट बी मोटरसाइकिल, पार्ट सी मोटर कार और मोटरसाइकिल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 120 मुलाजमीन से सर्वे किया है कि पता करें कि वो ऑफिस किस कन्वेंस को इस्तेमाल करके आते हैं। जो रिजल्ट हैं वो टेबल में बताए गए हैं। मोटरसाइकिल पे आने वाले मुलाजमीन 23 हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने वाले मुलाजमीन 55 हैं, जबकि मोटरसाइकिल पे 28 मुलाजमीन आते हैं और साइकिल पे बाईसाइकिल पे 14 मुलाजमीन आते हैं। इस तरह उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल मुलाजमीन है 120। और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि इस कंपनी का मुलाजम पार्ट ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, पार्ट बी मोटरसाइकिल से आ रहा है, पार्ट सी मोटर कार या मोटरसाइकिल से आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो मुलाजिम आ रहा है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 55 मुलाजमीन है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं और टोटल मुलाजमीन है 120। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, 55 इज डिवाइडेड बाय 120, लेकिन आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो देखिए, पार्ट ए में इन्होंने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एम्प्लॉय यूज कर रहा हो, तो हम इवेंट ए सपोज करते हैं कि एम्प्लॉय यूजेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे 55। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस है 120, तो ये हो जाएगा 55 इज डिवाइडेड बाय 120। अब इसका पार्ट 2 देखिए, मोटरसाइकिल से मुलाजिम आ रहा हो, तो हम इवेंट बी सपोज करते हैं, द एम्प्लॉय यूजेज मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल यूज करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो हैं 28, तो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे 28। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट बी एन ऑफ बी इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये बनेगा हमारे पास 28 इज डिवाइडेड बाय 120। अब पार्ट सी में देखिए, मोटर कार और मोटरसाइकिल, तो हम इवेंट सी सपोज करते हैं, द एम्प्लॉय यूजेज मोटर कार और मोटरसाइकिल। अब हमने यहां से आउटकम्स ऑफ इवेंट सी कैलकुलेट करना है। वो कह रहा है कि जो मुलाजम है कंपनी का वो या तो मोटर कार यूज कर रहा हो या मोटरसाइकिल। तो देखिए, 23 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनके पास मोटर कार है, जो मोटर कार यूज करते हैं, और 28 ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल यूज करते हैं। तो हमारे पास NFC होगा वो तमाम मुलाजमीन जो कि मोटर कार रखते हैं, ये यूज करते हैं, प्लस वो तमाम मुलाजमीन जो मोटरसाइकिल पे ऑफिस आते हैं। 28 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास 51। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी, जो एन ऑफ सी से रिप्रेजेंट होता है, इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस इज इक्वल टू 51 इज डिवाइडेड बाय 120। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।